का सिद्धांत। बर्नौली ने क्या करा, जो सांतत्य की समीकरण आई अभी उसी का एक उपयोग करके नली के लिए, देखो किस तरह की नली इसमें ली गई। इसमें जैसे एक अनुप्रस्थ काट ये A1 है किसी नली का, इसका जो दूसरा सिरा है उसका अनुप्रस्थ काट कितना है A2। मतलब एक ऐसी नली ली जिसके दोनों जो अनुप्रस्थ काट के सिरे हैं वो अलग अलग है। देखो इसका तुम्हें दिख रहा होगा, ये क्षेत्रफल बड़ा है और ये वाला क्षेत्रफल छोटा है, यानी A1 का मान बड़ा है A2 से। ऐसी एक नली ली जो असमान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाली है, और उसको रखा कैसे है, उस नली को वो क्षैतिज ऐसे भी नहीं रखी, उसको कैसे रख लिया हमने, तिरछा इस तरह से रखा हुआ। मतलब एक सिरा जमीन से, अगर ये जमीन है तो एक सिरे की जो जमीन से ऊंचाई है, हाइट है, वो अधिक है H1, और दूसरे सिरे की ऊंचाई क्या है, कम है H2। तो H1 का मान बड़ा है किससे, H2 से। यहाँ पर द्रव प्रवेश हो रहा है अंदर, और यहाँ से द्रव क्या निकल रहा है बाहर। तो यहाँ द्रव जिस वेग से प्रवेश हो रहा है उसका वेग v1 है, और यहाँ से द्रव जिस वेग से बाहर निकल रहा है v2। बताओ v1 बड़ा है कि v2 बड़ा है, v2 बड़ा है ना, उसका क्षेत्रफल छोटा है तो बड़ा है, यह तो अपन जानते हैं। ठीक है, इस सिरे पर जो द्रव है अंदर की ओर प्रवेश कर रहा है, तो इस पर हम एक बल लगा रहे हैं, उस बल के कारण वो द्रव को अंदर भेज रहे हैं इसके। ठीक है, तो वो बल लगा रहे हैं और ये क्षेत्रफल है, तो बल प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब भी होगा। तो इस सिरे पे कुछ ना कुछ दाब भी लग रहा है। माना कि पहले सिरे पर जो दाब लग रहा है उसको P1 कह दिया, और जो दूसरे सिरे पर दाब लग रहा है उसको P2 कह दिया। ये नली के दोनों सिरों पर क्या आ गए, दाब आ गए। तो देखो अब बर्नौली का सिद्धांत अपन इसमें लगाएंगे। तो देखो पहले सांतत्य समीकरण से, सांतत्य समीकरण से हम क्या जानते हैं कि A1 V1 दोनों सिरों पर A1 V1 का मान बराबर होगा किसके, A2 V2 के। क्योंकि A1, अगर एक सेकंड की बात करें तो क्षेत्रफल और वेग इनका गुणा किसके बराबर होगा, आयतन के। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, Q के बराबर। और आयतन को एक फॉर्मूला और बताया था मैंने, क्या लिख सकते हैं, द्रव्यमान बटा घनत्व। आयतन बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा घनत्व। क्योंकि द्रव्यमान बराबर क्या होता है, घनत्व गुणा आयतन। तो इसको इधर भेजेंगे तो आयतन और घनत्व का गुणा हो जाएगा। एक तो ये समीकरण, ये तो हमारे किससे है, सांतत्य समीकरण से। अब अपन थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं कि इस नली के इस सिरे पर, पहले वाले सिरे पर, सिरा इसको कैसे P और Q कह सकते हैं, सिरे को दाब नहीं है ना। चल पहला सिरा है, ये दूसरा सिरा, फर्स्ट और सेकंड ही कहते हैं। ये फर्स्ट सिरा है इसका, और ये वाला सेकंड सिरा है। तो जो फर्स्ट सिरा है इस पर मैंने कुछ द्रव को इसके अंदर प्रवेश करवाया। तो द्रव को इसके अंदर प्रवेश कराने के लिए जो कार्य करना पड़ा वो कार्य अपन निकालते हैं। तो पहले लिखेंगे यहाँ पर, नली के प्रथम सिरे पर द्रव को प्रवेशित करवाने में किया गया कार्य। तो वो कार्य माना कि W1 है। तो किया गया कार्य क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। अपन जानते हैं कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। अब बल कितना लगाया, तो देखो आयतन जो होता है, आयतन जो होता है, या बल निकाल रहे हैं ना, तो दाब जो होता है, दाब बराबर होता है प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, बल बटा क्षेत्रफल। दाब का यही फॉर्मूला होता है, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। यहां से मैं बल को निकालूं तो देखो दाब और क्षेत्रफल का गुणा भी आ जाएगा। F का अगर मान निकालना हो तो दाब, अगर दाब P है तो P गुणा A, ऐसे भी लिख सकते हैं ना बल को। बल को इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ जो बल है इस सिरे पर, कि कितना बल लगा करके द्रव को प्रवेशित कराया, तो क्योंकि इस सिरे पे दाब हमको पता है P1 है और इसका क्षेत्रफल कितना है, A1 है। तो इस सिरे पर लगने वाला जो बल है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, P1 गुणा A1, और गुणा विस्थापन, कि कितना द्रव कितनी दूरी तक विस्थापन हुआ, तो इसका वेग कितना है V1। और अगर मैं एक सेकंड की बात कर रहा हूँ, एक सेकंड में बहने वाले द्रव के लिए, अपन किसके लिए कर रहे हैं, एक सेकंड में बहने वाले द्रव के लिए, एक सेकंड में बहने वाले द्रव के लिए। तो एक सेकंड में बहने वाले द्रव के लिए तो जो वेग होगा वही क्या बन जाएगा, विस्थापन। तो ये पहला कार्य आ गया W1, इस नली में द्रव को प्रवेशित कराने में किया गया कार्य W1 बराबर P1 A1 इंटू V1। हो गया यहाँ तक। आगे देखो, इसी प्रकार नली के दूसरे सिरे से निष्कासित द्रव के लिए किया गया कार्य। अब ये कार्य कौन करेगा, ये खुद निकाय करेगा।
यहाँ से द्रव को हमने प्रवेशित करा दिया, ये द्रव आगे के पार्टिकलों पर धक्का लगाएगा, वो उस पर लगाएंगे, तो इस तरह से ये लास्ट का जो पार्टिकल होगा वो कहाँ निकलेगा, बाहर। तो इस पर कौन कार्य करेगा, ये द्रव करेगा। तो ये कार्य खुद ने करा, ये कार्य हमने करा, और दूसरा कार्य खुद ब खुद हो रहा है इसके द्वारा। तो दोनों कार्य अपोजिट है, एक हम कर रहे हैं निकाय पर और एक निकाय कर रहा है बाहर, है ना। तो इसका कार्य W2 जो होगा वो W2 बराबर क्या आ जाएगा, तो उस पर कार्य निकालेंगे तो कार्य का फॉर्मूला वही बल गुणा विस्थापन। अब देखो बल, तो बल को अपन वैसे ही लिख सकते हैं किससे, दाब गुणा क्षेत्रफल। तो इस सिरे पर दाब कितना है, P2 और गुणा क्षेत्रफल कितना है, A2 और विस्थापन। तो 1 सेकंड की बात कर रहे हैं तो विस्थापन और वेग एक जैसा होगा, तो ये जो वेग V2 है वही हमारा विस्थापन है, तो ये आ जाएगा वेग V2। ये आगे नली के दूसरे सिरे पर जो कार्य हो रहा है वो, ठीक है। यहाँ ध्यान रखना, एक कार्य हम कर रहे हैं, एक कार्य निकाय खुद कर रहा है। इससे होता क्या है कि जब निकाय का जैसे हम कार्य कर रहे हैं तो वो निकाय के द्वारा किया गया धनात्मक और हमारे द्वारा किया गया ऋणात्मक, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है। तो ये जो है हमने जो कार्य किया वो W1 आ गया इस सिरे पर, और ये जो निकाय कार्य कर रहा है W2 आ गया ये दूसरे सिरे पर। तो इनके द्वारा किया गया कुल परिणामी कार्य, अतः जो परिणामी कार्य होगा, कुल कार्य होगा दोनों सिरों पर मिलके, तो वो जो W होगा वो हो जाएगा W1 माइनस W2, दोनों को घटा करके हमारा क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट फर्क आ जाएगा। तो वो निकालेंगे तो W बराबर W1 की जगह रख देंगे P1 A1 V1 माइनस P2 A2 V2। इस तरह से हमारे पास आ जाएगा निकाय के द्वारा किया गया परिणामी कार्य, ठीक है। इसको हम चाहे तो यहीं छोड़ दो, या यहां से भी मान रख के रख देते हैं एक बार कि A1 V1 बराबर A2 V2 होता है, ठीक है। और ये बराबर कितना है, m अपॉन रो के। तो यहां से ये मान रख दे तो W बराबर आ जाएगा P1, इसकी जगह मान रख दे तो m अपॉन रो माइनस P2, और इसकी जगह मान रख दे तो m अपॉन रो। तो ये आ गया नेक्स्ट समीकरण, कौन सा है, समीकरण नंबर 4। तो ये अपने पास किया गया कार्य आ गया, एक सिरे पर जो अपन ने कार्य किया और दूसरे सिरे पर जो इस निकाय ने कार्य किया उससे परिणामी कार्य आ गया। अब इस कार्य करने के कारण हुआ क्या, तो जब अपन ने कार्य किया तो इस सिरे पर, एक सिरे पर जो गतिज ऊर्जा है इस सिरे पर, वो गतिज ऊर्जा और इसकी गतिज ऊर्जा, क्योंकि दोनों के वेग अलग अलग है ना। m द्रव्यमान का द्रव इसमें प्रवेश कराया, v1 वेग से अंदर प्रवेश हुआ, तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 1/2 m v1 स्क्वायर। ऐसे इस सिरे पर m द्रव्यमान का द्रव बाहर निकला, है ना, v2 वेग से बाहर निकला, तो इसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी 1/2 m v2 स्क्वायर, है ना। तो गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि हुई, क्योंकि जब अपन इस पर कार्य करेंगे तो इस जो द्रव है वो किसी वेग से जाएगा, जितना ज्यादा कार्य करूंगा उतने ज्यादा वेग से जाएगा, तो उसके कारण इसकी जो गतिज ऊर्जा है वो अलग अलग होगी दोनों सिरों पर। तो इस कार्य के कारण जो नली के दोनों सिरों पर गतिज ऊर्जा में वृद्धि, गतिज ऊर्जा में वृद्धि कितनी हुई, तो वो वृद्धि निकालेंगे तो वो जाएगा दूसरे सिरे पर गतिज ऊर्जा 1/2 m v2 स्क्वायर माइनस 1/2 m v1 स्क्वायर, दूसरे सिरे पर गतिज ऊर्जा माइनस पहले सिरे पर गतिज ऊर्जा। इस तरह से घटा करके क्या आएगा, गतिज ऊर्जा में वृद्धि। ये प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, यहाँ पर प्रारंभिक गतिज ऊर्जा कितनी आ जाएगी, 1/2 m v1 स्क्वायर, यहाँ अंतिम गतिज ऊर्जा 1/2 m v2 स्क्वायर। इसमें से इसको घटा दिया तो ये हमारे पास क्या हो गया, रिजल्टेंट, अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। ये हो गई इस नली में जो द्रव बह रहा है उसकी गतिज ऊर्जा में हुई वृद्धि। ऐसी स्थितिज ऊर्जा, दो प्रकार की ऊर्जा हम पढ़ते हैं, एक होती है गतिज ऊर्जा और एक होती है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा किसके कारण होती है, स्थिति के कारण, ये गति के कारण होती है। देखो ये v वेग से जा रहा था तो इसमें गति के कारण जो ऊर्जा है वो 1/2 m v स्क्वायर, इसमें v आता है। और ये किसके कारण होती है, स्थिति के कारण, कि कोई वस्तु जमीन से कितनी ऊपर रखी है कितनी नीचे रखी है ना, या कोई स्प्रिंग होती है तो उसको खींच के रख रखा है, तो उसकी स्थिति के कारण उसमें ऊर्जा आ जाती है, तो उसे अपन स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो ये यहाँ पर ऊर्जा किसके कारण आएगी, तो हाइट के कारण। ये देखो जमीन से अलग ऊंचाई पर रखा है, ये अलग ऊंचाई पर रखा है, तो इनकी ऊंचाई अलग है ना, h1 h2, तो इनके कारण इसमें ऊर्जा आएगी स्थितिज ऊर्जा। और यहाँ पर जब हम परिणामी निकालेंगे कि नली के दोनों सिरों में स्थितिज ऊर्जा में हुई वृद्धि, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि निकालेंगे, तो स्थितिज ऊर्जा में जब वृद्धि निकालेंगे तो वो आ जाएगी mg, दूसरे सिरे पर ऊर्जा mg h2 माइनस mg h1। ये स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 m v स्क्वायर, नहीं तो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, mg h। उन्हीं फॉर्मूले को डायरेक्ट काम में ले रहे हैं यहाँ पर। तो गतिज ऊर्जा तो ये वाली आ गई, स्थितिज ऊर्जा का अंतर mg h2 माइनस mg h1, इसमें भी वही लिख सकते हैं mg को कॉमन लेके। तो ये चीज आ जाएगी अपने पास नेक्स्ट समीकरण 2 में। अतः निकाय में
कुल ऊर्जा वृद्धि, कुल ऊर्जा वृद्धि। कुल ऊर्जा क्या होती है? गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि हुई? वो ये रही, और स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि हुई वो ये रही। तो निकाय में कुल ऊर्जा में कितनी वृद्धि हुई? टोटल एनर्जी में वृद्धि कितनी होगी? तो वो कितना आ जाएगा? टोटल कितना आ जाएगा अपने पास? इन दोनों को जोड़ दें तो गतिज ऊर्जा की 1/2 m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, और प्लस ये करते हैं mg h2 माइनस h1। एक साथ लिख दिया मैंने, कॉमन लिखा ना। तो ये आ गई कुल ऊर्जा में वृद्धि। तो अपन ने निकाय पे कुल कार्य, परिणामी कार्य कितना हुआ ये, और इस कार्य के कारण इसकी कुल ऊर्जा में वृद्धि कितनी हुई ये। तो जितना कार्य किया जाएगा उतनी तो इसकी ऊर्जा बढ़ेगी। दोनों ऊर्जा, टोटल एनर्जी जोड़ लिया अपन ने। ये किसकी बात कर रहे हैं? तो आदर्श द्रव की बात कर रहे हो, यानी ऊर्जा का किसी और में हानि नहीं हो। तो असंपीड्य शयान द्रव माना है हमने, जिसकी शयानता शून्य है, उस आदर्श द्रव के लिए अपन ने निकाय पे एक टोटल कार्य किया। तो टोटल कार्य किसमें बन जाएगा? ऊर्जा में बन जाएगा। अगर मान लो कोई मशीन है, मशीन को अपन ने एनर्जी मतलब कोई ईंधन दिया, और जितना मैंने ईंधन दिया अगर उसने पूरी की पूरी कार्य में बदल दिया, उसको टोटल एनर्जी को उसने पूरे को कार्य में लगा दिया, तो अपन कहते हैं इंजन की दक्षता 100% है। मतलब जितना उसको पेट्रोल दिया उसने पूरा उतने से ही गाड़ी चला दी, तब तो वो 100% वो सही है। उसकी मतलब जो दक्षता है, एफिशिएंसी, वो 100% है। लेकिन रियल के अंदर ऐसा कोई भी इंजन नहीं है, या ऐसी कोई भी मशीन नहीं है जो 100% कार्य में बदल दे। यहाँ पर अपन मान के चल रहे हैं कि आदर्श द्रव है, इसकी किसी और में एनर्जी नहीं जा रही। अपन ने जितना काम किया इस पर, वो का वो सारा किस में मिल गया? कुल ऊर्जा में मिल गया। तो स्थिति क्या बन रही है उसके लिए ले रहे हैं। तो अपन ने जो परिणामी कार्य किया था वो ये रहा, समीकरण 4, और उस कार्य के कारण इसकी ऊर्जा में हुई वृद्धि वो ये रही। ठीक है, तो आदर्श द्रव की स्थिति के लिए अब अपन लिख लेते हैं, आदर्श द्रव की स्थिति के लिए, एक आदर्श स्थिति की अपन बात कर रहे हैं। तो आदर्श स्थिति में जो किया गया कार्य है वही क्या होगा? कुल ऊर्जा में वृद्धि। तो किया गया कुल कार्य बराबर होगा निकाय की कुल ऊर्जा में, कुल ऊर्जा वृद्धि, निकाय की कुल ऊर्जा वृद्धि। तो यहाँ किया गया कार्य ये वाला मान रख देता हूँ, P आ गया P1 m रो माइनस P2 m अपॉन रो, बराबर ये आ जाएगा 1/2 m v2 स्क्वायर माइनस 1/2 m v1 स्क्वायर प्लस mg h2 माइनस mg h1। हो गए। इस पूरे समीकरण में से जिसके पास 1 है उसको मैं एक तरफ ले लेता हूँ, जैसे ये P1 m रो, ठीक है, इसमें 1 किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है। इसको इधर ले आते हैं, माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा 1/2 m v1 स्क्वायर, और इसमें 1 इसमें है तो इसको इधर ले, वो भी माइनस है, तो प्लस mg h1 बराबर। बराबर के बाद देखो 2 वाले रखते हैं, एक तो ये रहा, इसको ले जाते हैं पहले, इसको एक जैसे को, तो ये हो गया P2 m रो 2, सॉरी रो, ठीक है। और फिर 2 वाला कौन सा है? ये बच गया यहाँ पर प्लस 1/2 m v2 स्क्वायर, और ये बच गया हमारे पास प्लस mg h। तो यहाँ पर देखो पहली वाले सिरे के लिए वही, पहले सिरे पर दाब m बटा रो प्लस हाफ m, पहले सिरे पर वेग का स्क्वायर प्लस mg h1। ये पहले सिरे पर जो दाब वाले के लिए समीकरण आ गया, पहले सिरे पर गतिज ऊर्जा का समीकरण दिख रहा है, पहले सिरे पर स्थितिज ऊर्जा का, और ये का ये समीकरण दूसरे सिरे पर वही दाब के लिए, वही गतिज ऊर्जा के लिए, स्थितिज ऊर्जा के लिए। इन तीनों को जोड़ लो और इन तीनों को जोड़ लो तो बराबर आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो ये जब बराबर आ रहा है तो पहले सिरे पर इन तीनों का योग, दूसरे सिरे पर इन तीनों के योग किया तो बराबर ही है। बराबर है तो दोनों चीजें बराबर ही है, तो दोनों चीजें क्या होगी? कांस्टेंट होगी, स्थिरांक होगी। मतलब इस सिरे पर और इस सिरे पर मान तो बराबर ही है ना इन तीनों का, तो इन तीनों का योग हमेशा कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है। अब अगर तुम एक दो इसके बीच में भी और भी सिरे ले लो या नली को और बड़ी बना लो, तो भी हर जगह पर इन तीनों का जोड़ कैसा रहेगा? एक जैसा रहेगा। इसको बर्नौली ने ज्ञात किया था। अभी इसको थोड़ा और लिखेंगे अपन, यहाँ तक उतारो पहले। तो यहां से अपने पास देखो इसकी जनरल फॉर्म लिखते हैं, सामान्य फॉर्म लिखते हैं इसकी। अपन इसको कैसे लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं अपन P m अपॉन रो प्लस 1/2 m v स्क्वायर प्लस m g h1, सॉरी h। ये जो होता है कैसा होता है? स्थिरांक होता है, स्थिरांक होता है। ये अपन ने कैसे लिखा? क्योंकि अपन ने दो सिरों की बात करी नली में, तो उसके लिए P1 1 करके जो सारी फॉर्म आ रही थी, 2 करके सारी फॉर्म आ रही थी, तो तीनों का जोड़ कैसा था? कांस्टेंट था। तो दो सिरे हो चाहे 10 सिरे लो, बीच में कितनी भी जगह ले लो, सभी जगह इन तीनों का जोड़ कैसा आएगा? नियत आएगा। तो किन तीनों का नियत आएगा? तो वो मैंने लिख दिया, रो m अपॉन t m अपॉन रो प्लस हाफ m v स्क्वायर प्लस mg h, इनका जोड़ जो कैसा आएगा? स्थिरांक आएगा, कांस्टेंट आएगा। यहाँ देखो m m m तीनों में कॉमन आ रहा है, तीनों में मैं यहां से कॉमन लेके स्थिरांक में भेज दूं तो कांस्टेंट में m का भाग लेगा, वो भी कोई ना कोई कांस्टेंट ही बनेगा।
तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या ये हो गया P अपॉन रो प्लस 1/2 V स्क्वायर प्लस GH, ये भी कैसा होगा, स्थिरांक होगा, ये भी एक कांस्टेंट होगा। ठीक है, एम जैसे कोई भी मान लो 2 किलोग्राम में 2 है, तो 2 2 2 इसमें 2 कॉमन आ गया, इधर कांस्टेंट में भाग ले दो, कांस्टेंट कोई ना कोई संख्या होगी, 10 20 50 50 है, 2 का भाग लेके 25 आ गया, तो वो भी एक कांस्टेंट ही है, तो ये भी एक स्थिरांक हो गया। ये हमारे बर्नौली का नियम है। ठीक है, इसको हम और भी अलग तरीके से लिख सकते हैं, जैसे रो को इस पूरे समीकरण को रो से गुणा कर दो, तो इसको रो से गुणा करा तो यहाँ से रो से रो कट जाएगा, P आएगा, प्लस इसको रो से गुणा करा तो 1/2 रो V स्क्वायर, और इसको रो से गुणा करा तो रो GH, ये भी क्या हो जाएगा, एक स्थिरांक हो जाएगा। तो ये इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। इस समीकरण को रो से गुणा करा था अभी, तो अब क्या कर दो कि इसको G से भाग दे दो, पूरे समीकरण को G से भाग दे दो, तो G का भाग दिया तो ये हो जाएगा रो गुणा G आ गया बटा में, प्लस 1/2 ये V स्क्वायर ऊपर है, और ये बटा में क्या आ गया 2G, G से भाग दिया ना हमने, तो ये आ गया, प्लस यहाँ G से भाग दिया तो ये क्या बन गया H, ये भी कैसा होगा, स्थिरांक होगा। ये भी बर्नौली का नियम है। इसमें एक विशेष बात है इस समीकरण में, H क्या है, इसकी हाइट है, जहां पर नली का सिरा कितनी ऊंचाई पर है, तो इसका मात्रक क्या होगा, मीटर, या V स्क्वायर अपॉन GH का मात्रक निकाल लो, V की जगह मीटर प्रति सेकंड रख लो, और G गुरुत्वीय त्वरण है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रख लो, इसको पूरे को सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करके ये मीटर ही आएगा। यहाँ पर P दाब है, दाब को बल बटा क्षेत्रफल रख सकते हैं, बल को रख लो, बल की विमा रखो, क्षेत्रफल की विमा रखो, रो घनत्व द्रव्यमान बटा आयतन से विमा रखो, गुरुत्वीय त्वरण इसकी विमा रखो, सबको हल कर लो, इसका भी आंसर मीटर ही आएगा। ये एक विशेष बात है कि इस स्थिति में जो तीनों जो समीकरण हमारे बन, तीनों जो टर्म्स आ रही है समीकरण में, तीनों की विमा क्या है, मीटर ही है, तीनों की विमा दूरी की विमा ही है, इसलिए इस जगह पर इस समीकरण में इसको अपन बोलते हैं दाब शीर्ष। ये दाब वाला आ रहा है ना टर्म P वाली, तो इस शीर्ष इसको अपन क्या बोलते हैं, दाब शीर्ष, और ये जो पूरा आ रहा है इसको अपन बोलते हैं वेग शीर्ष, वेग की टर्म आ रही है, इसको अपन क्या बोलते हैं, वेग शीर्ष, और ये नली की ऊंचाई है H, तो तीनों की मात्रक क्या होता है, तीनों का मीटर में आता है। ये हमारे बर्नौली का सिद्धांत है, तीनों ही है, तीनों एक दूसरे का रूप है, अपन ने इसको कैसे भी लिख सकते हैं, ये यहाँ सॉल्व हो ही गया, ये बर्नौली का नियम है, इसको अपन ने रो से गुणा करके इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको अपन चाहें तो इस तरह से वेग शीर्ष, दाब शीर्ष और हाइट के टर्म्स में ऐसे भी लिख सकते हैं। ये बर्नौली का सिद्धांत है अपने, ये प्रमेय हो गई यहाँ पर कंप्लीट। कुछ सीमाएं हैं बर्नौली की प्रमेय की, कि बर्नौली ने ये माना था कि इसके अंदर जो तरल बह रहा है वो आदर्श तरल है, यानी असंपीड्य तरल है, और उसकी जो श्यानता है वो शून्य है, लेकिन ऐसा तरल वास्तव में कोई नहीं होता है ना, तो वास्तव में नहीं होता। तो एक तो सीमा ये हो गई कि बर्नौली के सिद्धांत का पालन हो, उसके लिए तरल जो होना चाहिए वो आदर्श होना चाहिए, जिसकी श्यानता शून्य हो। दूसरा कि जिस नली से तरल प्रवाहित हो रहा है उस नली को अपन ने घर्षण रहित माना है। यहाँ पर मैंने बिल्कुल नहीं बोला कि तरल जब यहाँ बह रहा है तो इसकी जो सतह है इस पर घर्षण लगा रही है ना, इसके वेग का विरोध करेगी, पानी जब उस सतह से बहेगा तो उसके वेग का वो विरोध करेगी, लेकिन इस घर्षण को अपन ने यहाँ पर कहीं पर भी नहीं लिखा है। इसका मतलब ये सिद्धांत के अंदर अपन ने घर्षण को नहीं माना है, घर्षण को शून्य माना है, जबकि वास्तव में ऐसा भी नहीं होता। तीसरी चीज कि अपन ने इस नली के अंदर जो द्रव बह रहा है उस द्रव का वेग, मैंने बोला कि v1 वेग से द्रव अंदर प्रवेश कर रहा है, तो यहाँ पर भी v1, यहाँ भी v1, यहाँ भी, इस पूरे सिरे पर क्या हो रहा है, v1 वेग से द्रव। लेकिन रियल में क्या होता है कि रियल में जब भी किसी नली में द्रव बहता है तो जो सतह होती है नली की उसके पास द्रव का वेग सबसे कम होता है, फिर यहाँ ज्यादा, यहाँ ज्यादा, यहाँ ज्यादा, सेंटर में सबसे तेज वेग से बहता है, फिर कम कम कम, सतह पर बिल्कुल कम होता है, लगभग शून्य जैसा वेग होता है सतह पर, क्योंकि वहां घर्षण ज्यादा होता है, तो सेंटर में ज्यादा होता है। लेकिन फिर भी अपन ने इस प्रमेय में, इस बर्नौली के सिद्धांत में माना है कि इस पूरी नली के अंदर द्रव जो है v1 वेग से अंदर प्रवेश हो रहा है। क्यों माना है, क्योंकि अपन ने यहाँ पर कल्पना की है आदर्श द्रव की, इसके अंदर कैसा द्रव बह रहा है, आदर्श द्रव, और आदर्श तो कुछ भी नहीं है, पहले अपने स्कूल का नाम भी आदर्श था, तो वो भी नहीं है, आदर्श हटा देना तो आज के आदर्श तो आदर्श तो कुछ भी नहीं है प्रकृति में, आदर्श का मतलब होगा 100% प्योर, ठीक है, जिसमें किसी ना कोई शयांता है, ना कोई घर्षण उत्पन्न होगा, कुछ भी नहीं, उसे अपन आदर्श वाली स्थिति बोलते हैं। लेकिन आदर्श वाली स्थिति वास्तव में कोई सी भी दैनिक जीवन में हमारे नहीं होती। तो ये आती इन आदर्श स्थितियां, और इसके साथ नोट करना है बर्नौली की सीमाएं हैं, इन आदर्श स्थिति को मानते हुए सारे समीकरण उत्पन्न किए गए हैं, लेकिन वास्तव में ऐसी आदर्श स्थिति बनती नहीं। अधिकतर कोशिश करते हैं कि जहां तक पहुंच सके हम आदर्श स्थिति तक पहुंच पाए, लेकिन 100% नहीं पहुंच पाते। तो इसको उतारना अपने